आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज लोकसभा का रण संग्राम 2024 में मैं हूं आपके साथ सारिका। लोकसभा चुनाव के क्या कुछ है हाल, देश भर में सियासी लहर किस प्रकार से चल रही है और चुनावी बयार किसे किस ओर बहा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और 4 जून को किसकी ताजपोशी होगी, ये सब हम आपको बताएंगे हमारे इस लोकसभा के खास कार्यक्रम में। तो चलिए चुनाव पर इस खास कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिनों का समय बचा है। ऐसे में सभी दलों ने प्रचार तेज कर दिए हैं। राजस्थान में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं क्योंकि यहां पहले चरण में होने वाले 12 लोकसभा सीटों की नामांकन प्रक्रिया 27 मार्च को पूरी हो गई और अब चुनावी शोर तेज नजर आ रहा है। राजस्थान में 19 अप्रैल को पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इस बार लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 में से 10 सीटें हॉट मानी जा रही हैं। इनमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से लेकर पूर्व मंत्रियों तक की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं विपक्ष के भी कई नेताओं की साख दांव पर है। अब इन सीटों के बारे में बात करते हैं जो राजस्थान की हॉट सीट है। राज्य की इन सीटों पर दिग्गज नेताओं की किस्मतों का फैसला होने वाला है। तो उनमें जालोर, सिरोही, सीकर, नागौर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, दौसा, झुंझुनू, टोंक, सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा शामिल है। इन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। तो सवाल ये है कि किस सीट पर किसकी किस्मत का फैसला होगा। तो जालोर सिरोही सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत ने यहां खुद प्रचार की कमान संभाल ली है और पिछले लोकसभा चुनाव में वैभव ने जोधपुर से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो सीकर सीट पर कड़ा मुकाबला है। यहां पर इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई के अमरा राम चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी ने यहां से अपने सिटिंग सांसद सुमेधानंद सरस्वती को उम्मीदवार बनाया है। नागौर पर हनुमान बेनीवाल मैदान में। तो नागौर सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। बेनीवाल 2019 में बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर सांसद चुने गए थे। बीजेपी ने यहां ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है जो पहले ही कांग्रेस में थी। अब चूरू सीट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन ताल ठोक रहा है। चूरू सीट से कांग्रेस ने राहुल कसवा को मैदान में उतारा है। वे पिछले 2 चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जीते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी से मैदान में है और उनका सीधा मुकाबला पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया से है। जैसलमेर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और कांग्रेस के उम्मेदवार बेनीवाल के बीच टक्कर होगी। वहीं रविंद्र सिंह भाटी ने सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा की है, जिससे यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। और अब सचिन पायलट की साख भी दांव पर लगी हुई है। सवाई माधोपुर सीट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट की साख दांव पर है। पार्टी ने यहां से पायलट के समर्थक माने जाने वाले हरीश मीणा को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने यहां से सुखबीर सिंह जौनपुरिया को टिकट दिया है। दौसा सीट पर इस बार कांग्रेस के मुरारीलाल मौना और बीजेपी के कन्हैयालाल मीणा का मुकाबला होना है। मुरारीलाल मीणा सचिन पायलट के करीबी भी माने जाते हैं। अब जाट बाहुल्य झुंझुनू सीट पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां पर कांग्रेस के ओला परिवार का लंबे समय से दबदबा रहा है। कांग्रेस यहां से ब्रिजेंद्र ओला को चुनाव में मैदान में उतार रही है। वहीं उनका मुकाबला बीजेपी के शुभकरण चौधरी से होना है। जाट बाहुल्य इस सीट पर 20 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं और कोटा सीट से ओम बिरला चुनाव लड़ने वाले हैं। तो बांसवाड़ा सीट से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालविया को टिकट मिला है और यहां बीजेपी को भारतीय आदिवासी पार्टी से चुनौती मिल सकती है। फिलहाल कांग्रेस ने यहां से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा सीट से मैदान में है और उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल से है। गुंजल ने हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। तो बीजेपी और कांग्रेस में दल बदल का दौर जारी है और सियासी शोर भी तेज नजर आ रहा है। ये तो रही राजस्थान की बात। अब बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव 2024 में 7 चरण में मतदान होने हैं, लेकिन एक ऐसी सीट है जहां 2 चरण में मतदान होगा। बता दें बाहरी मणिपुर सीट पर पहले और दूसरे दोनों चरण में वोटिंग होगी। यहां उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बता दें बाहरी मणिपुर सीट से 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। एनपीएफ और कांग्रेस के अलावा 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में यहां नागा पीपुल्स फ्रंट के उम्मीदवार लोहरो एसपी फौज की जीत हुई थी, लेकिन इस बार पार्टी ने कचुई तिमोथी जिमिक को टिकट दिया है। पिछले साल मणिपुर में जमकर हिंसा भी देखने को मिली थी और इससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित भी हुए और इसी वजह से यहां 2 चरण में मतदान कराए जा रहे हैं। दंगे से पीड़ित क्षेत्रों में लोगों के पास राहत शिविर से ही मतदान करने का विकल्प होगा।
अब यहाँ 19 और 26 अप्रैल को मतदान 2 चरणों में होंगे। बाहरी मणिपुर के इतिहास की बात करें तो ये 1951 में अस्तित्व में आई। बाहरी मणिपुर सीट पर कुल 17 बार चुनाव हुए हैं और 9 बार कांग्रेस उम्मीदवारों को जीत मिली है, जबकि सीपीआई, एनसीपी, एसपी और निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ जीत हासिल करते रहे हैं। 2014 में यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार थांगसो बाइते की जीत हुई थी और 2019 में एनपीएफ को जीत मिली। लेकिन 2023 दंगों का असर मतदान में दिखना तय है। स्थानीय नेताओं का मानना है कि मणिपुर में मतदाता बड़ी संख्या में नोटा का बटन दबा सकते हैं। अब मणिपुर के समीकरणों की बात कर ले तो यहाँ पर 20 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें 9,79,678 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 10,46,706 महिलाएं हैं। राज्य में कुल 2,955 मतदान केंद्र हैं और यहाँ दंगों के चलते पिछले 1 साल में 200 से ज्यादा लोगों की मौतें भी हुई हैं। वहीं 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं और इसका असर चुनाव पर पड़ना तय माना जा रहा है। मेती और कुकी समुदाय के बीच ये जो हिंसक संघर्ष हुआ था, इसके बाद मणिपुर के हालात तेजी से बदले हैं। हिंसा के बाद अब चीजें सामान्य हुई हैं, लेकिन सेना और पुलिस बल चप्पे चप्पे पर मौजूद है और इस वजह से चुनाव की चहल पहल भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अब ये जो हिंसा था 2023 का, ये 2024 के लोकसभा चुनाव पर किस प्रकार से असर डालने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, देश में चुनाव हो और ईवीएम का मामला न गरमाए, ये तो हो ही नहीं सकता। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का मुद्दा फिर गरमाया है। मंगलवार को इस मसले पर दक्षिण भारत के तमिलनाडु में सत्ताधारी दल द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके ने ईवीएम को लेकर रीट याचिका दाखिल की है। डीएमके इससे पहले फरवरी 2024 में ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग जा चुकी है और तब पार्टी की ओर से कहा गया था ईसी लोकसभा के चुनाव तब तक न कराए जब तक कि उसकी ओर से चिन्हित कुछ उल्लंघन का हल नहीं कर दिया जाता। आम चुनाव में पेपर बैलेट व्यवस्था का इस्तेमाल होना चाहिए। अब यहाँ पर वीवीपीएटी से जुड़ी याचिका पर ईसी केंद्र को एससी का नोटिस मिला है। बता दें, डीएमके की ओर से यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया है जब मंगलवार को कांग्रेस ने वीवीपैट की सभी पर्चियों की गिनती के अनुरोध से जुड़ी याचिका पर ईसी और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को पहला महत्वपूर्ण कदम बताया है। पार्टी की ओर से इस दौरान कहा गया कि इस विषय पर आम चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले फैसला किया जाना चाहिए। ईवीएम को लेकर पहले ही कांग्रेस और सपा सवाल उठा चुकी है, बीजेपी इसका जवाब भी दे चुकी है, लेकिन ईवीएम और बीजेपी का कनेक्शन लगातार बना हुआ है और हर पार्टी इस पर इल्जामात लगा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने इससे पहले ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। मार्च 2024 में भोपाल में हुए एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि इस गड़बड़ी में शामिल लोगों को देशद्रोह में फांसी दी जाएगी। जबकि यूपी के मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा था कि ईवीएम को लेकर लोगों में बेहद असमंजस है, लोगों के मन में शंका का भाव है। पिछले चुनाव में लोगों ने कहा था कि उन्होंने वोट इस पार्टी को दिया था, लेकिन उनका वोट निकला नहीं है और इस तरह की स्पष्टता होनी चाहिए। भले ही ईवीएम सही हो तो भी, और गांव और शहर के लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। अब ईवीएम का मुद्दा लगातार उठ रहा है, तो जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है। बता दें, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित एक वोटिंग मशीन है जिसकी मदद से लगातार मतदान कराए जा सकते हैं। खास बात है कि ये पेपर की बचत करती है और इसमें नोटा का विकल्प भी होता है। अब रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर गुना सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में है। 2019 में इसी सीट पर सिंधिया को हार का सामना भी करना पड़ा था। कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले केपी सिंह यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। बाद में कांग्रेस नेताओं के साथ सिंधिया की नहीं बनी, मतभेद अधिक बढ़ने पर कांग्रेस छोड़कर वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सिंधिया को उतारा है। इससे पहले भाजपा ने उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा भी भेज चुकी है। पिछले चुनाव में गुना सीट से मिली हार को सिंधिया अभी तक नहीं भूल पाए हैं, मगर 2024 का चुनाव उनके सामने एक अवसर की तरह है। अब सिंधिया के सामने कांग्रेस ने भाजपा वाली चाल चल दी है। जी हां, गुना सीट को सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता है, मगर पिछले चुनाव में इस परिवार का तिलिस्म टूट चुका है। अब की कांग्रेस ने भी घेरेबंदी कर दी है। कांग्रेस ने गुना सीट पर राव यादवेंद्र सिंह को उतार दिया है। यादवेंद्र सिंह का नाता मुंगावली के उस यादव परिवार से है जो सिंधिया का परंपरागत प्रतिद्वंदी है। राव यादवेंद्र सिंह यादव के पिता राव देशराज सिंह यादव को भाजपा यहां से 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा चुकी है। यादवेंद्र सिंह को यहां से टिकट भी मिला है।
सिंधिया गुना सीट से पहली बार भाजपा के टिकट पर मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर उनके सामने भाजपा वाली चाल चल दी है। जी हां, पिछले चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस नेता रहे केपी सिंह को उतारा था और अब की बार कांग्रेस ने भाजपा नेता यादवेंद्र सिंह को लोकसभा का टिकट दे दिया है। यादवेंद्र सिंह ने मुंगावली विधानसभा क्षेत्र से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था, मगर हार का सामना करना पड़ा था और पिछले चुनाव में भिंड, मुरैना और ग्वालियर सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। कांग्रेस के सामने इन सीटों को भेदने की चुनौती भी है। हालांकि अभी कांग्रेस मुरैना और ग्वालियर सीट पर प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। अब मध्य प्रदेश में समीकरणों की बात कर ले तो यहाँ पर बसपा समीकरण बदल सकती है। मुरैना लोकसभा सीट पर भाजपा का 1996 से कब्जा है और यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर के भरोसेमंद शिवमंगल सिंह तोमर को भाजपा ने टिकट दिया है। पहले यहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर सांसद थे, अब वे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं और इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा चुनावी समीकरण बदलने का मादा रखती है। 2009 में बसपा को 1,42,000 मत मिले थे और 2014 में 1,29,000 और 2019 में 2,42,000 मत मिले थे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुरैना की 8 में से 5 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी और यही वजह है कि वे सामाजिक समीकरण के हिसाब से टिकट तय करने में जुटी हुई है। ग्वालियर सीट पर 2007 से कांग्रेस का कब्जा है, वहीं 2 चुनावों में बसपा ने कांग्रेस का खेल भी बिगाड़ा है। 2009 लोकसभा चुनाव में बसपा को 74,481 मत मिले थे, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सिंह 26,591 मतों से हारे थे। 2019 में कांग्रेस ने फिर अशोक सिंह को चुनाव में उतारा था। इस चुनाव में भी उन्हें 29,699 मतों से पराजय का सामना करना पड़ा था। बसपा को कुल 68,196 मत मिले थे और भाजपा ने ग्वालियर सीट से भारत सिंह कुशवाहा को उतारा है। पिछले साल विधानसभा चुनाव में भारत को हार का सामना भी करना पड़ा। ग्वालियर के 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा और 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। अब आ जाते हैं भिंड लोकसभा सीट पर, तो यहाँ ने भाजपा ने संध्या राय को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने भांडेर से विधायक फूल सिंह बरैया को उतारा है और इस सीट पर 1989 से भाजपा का कब्जा है। ये रही मध्य प्रदेश की और सिंधिया की बात देखना होगा कि किस प्रकार का खेल कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी के साथ खेलने वाली है। अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ पर, तो यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मंगलवार को राजनांदगांव में कई विवादित बयान दे दिए हैं और एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता चरणदास महंत का कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर गुस्सा फूट पड़ा और गुस्से में उन्होंने कई ऐसी बातें कह दी हैं कि जो लोगों को जूते मारने चाहिए, जिन्होंने कठिन समय में कांग्रेस को छोड़ा है, उन्हें कभी भी पार्टी में वापस नहीं लेना चाहिए और हमने ही ऐसे नेताओं को सर पर चढ़ा रखा है। वहीं गुस्से में उन्होंने शब्दों की मर्यादा छोड़कर पीएम मोदी पर भी विवादित टिप्पणी कर दी है। जी हां, डॉक्टर चरणदास महंत यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाठी पकड़ने वाला आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी का मुड़ यानी सर पकड़कर फोड़ने वाला आदमी चाहिए और ये आदमी भूपेश बघेल हो सकते हैं, देवेंद्र यादव हो सकते हैं और इन्हें जिताकर दिल्ली भेजिए। चरणदास महंत के इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद शहर के स्टेट स्कूल मैदान में एक सभा का भी आयोजन किया गया, जहां सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कई विवादित बयान दे दिए हैं। उन्होंने नवीन जिंदल को लेकर भी विवादित बयान दिया है। ये मसला लगातार गर्माता जा रहा है। बता दें कि उद्योगपति नवीन जिंदल को लेकर भी चरणदास महंत ने कहा है कि जिंदल ने रायगढ़ इलाके को बर्बाद कर दिया है, छत्तीसगढ़ की ऐसी तैसी कर दी है, ऐसे लोगों को जूते से मारना चाहिए। भूपेश भाई, ऐसे लोगों को पार्टी में कभी नहीं लेना है। और इस बयान के बाद से छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। देखने वाली बात है कि इस आरोप पर प्रत्यारोप किस प्रकार का होगा और बयानों की अदला बदली लगातार सामने आती रहेगी। तो हमारे इस खास कार्यक्रम लोकसभा का रण संग्राम 2024 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। नमस्कार।